नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। हिस्ट्री की है। तो चलिए, ये पाठ चल रहा है अपना, यहाँ से चालू करेंगे। ये पढ़ दिया है। रिंडरपेस्ट क्या है? एक खतरनाक बीमारी थी भाई, जो पशुओं में होती थी। इसने धीरे धीरे 5 साल में पूरे अफ्रीका के पशुओं का सापड़ा सूप कर दिया, और इस वजह से अफ्रीका के जो आम जनता थी, जो लोकल थे और जो पशुपालन पर ही आधारित थे और यहाँ पर ज़मीन से जुड़े हुए थे, वो 90% ही जुड़े हुए थे। तो वो सभी फिर ये जो उपनिवेश है ना, ये ब्रिटिश वगैरह इनके अधीन आ गए, उपनिवेशकों के। भारत और समकालीन वेश, ये पाठ का, ये किताब का नाम है। आगे चलते हैं। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित मतलब जैसे कि एक ठेका पे ले जाना, ठीक है ना, कि उनसे ठेका करके ले जाना। यहाँ पर कुछ एक अनुबंध का मतलब है कि भाई जैसे कि एक ठेका करके यहाँ पर कुछ समय के लिए फिक्स करके ले जाना। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित यानी कि गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी। दोबारा देख लेते हैं। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी। अनुबंधित गिरमिटिया, अनुबंधित को बोलते हैं गिरमिटिया। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए गिरमिटिया किसे कहा गया है? श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी। कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों, सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों से यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागान में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। जैसे कि अनुबंधित पे यहाँ पर ठेका पे भर्ती नहीं होती है क्या, कि हाँ भाई 1 साल के लिए आपको चुना गया है, 1 साल में आपका अगर काम अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ाया जाएगा आपका कार्यकाल, वरना आपको वापस कर दिया जाएगा। वो होती है अनुबंधित। इनमें करते थे 5 साल के लिए काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। फिर ये जाते क्यों थे भाई? जो ये शर्त पे जाते थे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाके से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। इन परिवर्तनों से एक मिनट ना, यहाँ से लेते हैं। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था, खदान और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा।
वे बटाई पर ज़मीन तो लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। वे बटाई पर ज़मीन तो लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, है ना, त्रिनिदाद, गुयाना गुयाना त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, इसको बोलते हैं कैरिबियाई द्वीप समूह। कैरिबियाई द्वीप समूह। मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। मॉरिशस एक तो कैरिबियाई द्वीप समूह और कैरिबियाई द्वीप समूह है त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम। मॉरिशस में फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। त्रिनिदाद के एक कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर। 19वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी का प्रारंभ। कोको नारियल है ये शायद। ये भारतीय मजदूर है गिरमिटिया। यहाँ पर मक्का है। कोको उस समय का ही फोटो है। मक्का वगैरह तो नहीं है ये कुछ और है। कोको काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर। 19वीं सदी का प्रारंभ। ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती काम मालिकों के एजेंडे किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने की झूठी जानकारी देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। यानी सही बात नहीं बताते थे वो। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया। बताइए नई दास प्रथा किसे कहा गया है? गिरमिटिया मजदूरों को। बागानों में कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता कि वे जैसे उम्मीद कर रहे थे वहाँ जैसे हालात नहीं हैं। यहाँ नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाल लिए। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मव्यक्ति के नए रूप खोज निकाले। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति बड़ा नाम है, आत्माभिव्यक्ति के नए रूप खोज निकाले। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। त्रिनिदाद इस मेले को होसे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को इस विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होसे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होसे किसका नाम था? इमाम हुसैन के नाम पर, जो किसे कहा गया था? त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ता फारियानवाद
देख, त्रिनादाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होशे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। अब वो उसने पूछ लिया, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया, कॉलेज लेक्चर में पूछ लिया हैं, या फिर कोई और एग्ज़ाम उसमें पूछ लिया, बताइए होशे क्या है। होशे जो त्रिनादाद में मुहर्रम का जो सालाना जुलूस था ना, उसको कहा गया था होशे, इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानीज नामक विद्रोही धर्म, जिसमें जमैका के रेंगे नायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया। जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने, जमैका का कई हुसैन बोल्ट था भाई, धावक, रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया। में भी भारतीय अप्रवासियों और करीबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई एक रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। चटनी म्यूजिक, अच्छा, चटनी म्यूजिक सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया को देखी प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी। उनकी मूल पहचान और विशेषताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। आई बात समझ में? बताइए चटनी म्यूजिक कहाँ था? यहाँ पर होशे क्या है? इमाम हुसैन के नाम पर जुलूस का नाम था ये, है ना। जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति की जगह पर पहुंचा दिया। मैं भी भारतीय अप्रवासियों और करीबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सके। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। रचनात्मक सांस्कृतिक समागम के यह स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया को देखी प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी। उनकी मूल पहचान और विशेषताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूरों के चित्र, मालिकों के लिए इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि इनकी संख्या का ही महत्व होता था। अच्छा, 1312, 1316, 1317, 16 को ऐसे लिखते हैं ये देखिए 1312, पता नहीं यार ये क्या है। 1311, 1312 क्रम से नहीं है। 64 के बाद में 66, शोषण तो हुआ था भाई। ये देखिए बच्चा ही है, ये बच्चा है, ये बच्चा है। ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नयपॉल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी शिवरमेन चंद्रपाल और रामनरेश सरवन का नाम भी सुना होगा। शिवनरेन चंद्रपाल और रामनरेश सरवन का नाम भी सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों को ही वंशज हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे। उनके राह में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। 1921 में, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज करीबी द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे।
नॉयपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिछोए और परायेपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। नॉयपॉल एक अनुबंधित श्रमिक गिरमिट या मजदूर के अनुबंध का फॉर्म है भाई। है फॉर्म। विदेश में भारतीय उद्यमी। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। विदेश में भारतीय उद्यमी। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसे लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। यहीं से देसी साहूकार और महाजन त्रिशमाते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? नहीं सुना भाई। ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यात और मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। बैंक है शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोट्टई चेट्टियारों के बारे में। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसे लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। जहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में, मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या नाम है? शिकारपुरी श्रॉफ और नट्टुकोट्टई चेट्टियारों के बारे में बैंक थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। एक गिरमिटी मजदूर की आप बीती। रामनारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल काम किया था। डेमेरारा में उनके संस्करण के एक अंश। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे सज़ा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए अप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा न हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता और उन्हें तरह तरह से सज़ा दी जाती थी। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है। मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है। वाणिज्य उद्योग विभाग आप्रवासन शाखा 1916। आप्रवासन शाखा 1916। और थोड़ी कुछ त्रिनिदाद में एक कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर। 19वीं सदी का प्रारंभ। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास या यूरोपीय देशों को निर्यात किया
जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। ठीक है ना। वह कपास के आयात पर एक दो बार देख ले। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वे कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। कौन? ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। निर्यात में सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। सन 1800 के आसपास निर्यात सूची में कपड़े का प्रतिशत 30 था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था। ठीक है भाई। जो 15 साल में यानी कि 1815 में आधा हो गया, 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुमान केवल 3% रह गया। 30 से 15, फिर 15 से 3। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था, उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 1812 से 1871 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था। 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। चीन को कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। निर्यात में ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। तो अफीम के लिए तो चीन बेस्ट था ना भाई। वो चीन में भी तगड़ी कृषि होती थी अफीम की, और चीन वालों ने कभी व्यापार नहीं किया। लेकिन फिर अंग्रेज़ पहुंच गए, जो फिर वहाँ चौपट करके उसको अपने कब्जे में लेके फिर वहाँ से व्यापार चालू कर दिए। कोई देशों के लिए अपने द्वार नहीं खोले थे चीन ने, लेकिन जब युद्ध में हार गए, अफीम युद्ध भी फेमस है, ब्रिटेन चीन बहुत तगड़ा व्यापार था, क्योंकि चीन का वर्चस्व था अफीम में। वो निर्यात करते थे देशों से, अलग अलगों से। ठीक है ना। वहाँ कोई औपनिवेशिक शासन नहीं था, लेकिन जब पहुँच गए अंग्रेज़ वहाँ पे तो फिर उन्हें उनके हिसाब से चलाया था व्यापार। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 1820 के दशक से ब्रिटेन सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई। बाहर से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ।
उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाली घाटे की भरपाई किसी तीसरे के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। बहुपक्षीय बंदोबस्त, इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाली घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की। विश्व अर्थव्यवस्था का जब वो पेड़ को भिड़ा ब्रिटेन को, इतनी ज़्यादा तगड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है कि हाँ भाई चल भाई सबसे फर्स्ट नंबर पे हो। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेस देशी खर्चे का निपटारा होता था। अधिशेष यानी कि जो व्यापार में जो बचता था है ना, होम चार्जेस देशी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारी द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में कम काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। दोबारा देख, ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस देशी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारी द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम ब्रितानी अफसरों और व्यापारी द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। होम चार्जेस 7वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग। इससे पहले ये क्या है भाई, ये समुद्र तट है कोई, है ना। सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य। 7वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था। 7वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में 7वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। मोबाइल वोबाइल नहीं थे उस समय, कुछ भी टीवी वगैरह आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन। ये कंपनी नहीं थी भाई, काफ़ी थे जो मिलकर डिसीजन निर्णय करते थे, ठीक है ना, रणनीति बनाते थे। अब एक के तो डिसीजन गलत हो जाएं, लेकिन काफ़ियों के डिसीजन कैसे गलत होंगे।
चलते हैं आगे हैं। समुद्री मार्ग और जमीनी मार्ग। बंदरगाह से होने वाले व्यापार की मात्रा। बंदरगाह से होने वाले व्यापार की मात्रा, ये समुद्री मार्ग है, ये जमीनी मार्ग है। मोजाम्बिक, मोम्बासा, गोवा, सूरत। सूरत सबसे तगड़ा था भाई उस समय। एक केटन है, ये केटन चीन का ही है। तो ये जो सूरत है ना, गोवा, मद्रास, मछलीपट्टनम, हुगली। गोवा, सूरत, मद्रास, मछलीपट्टनम, हुगली। फिर आचे है मलक्का, बेटम, बटाविया, बैंकॉक। केटन, केटन चीन की विशाल दीवार। बैंकॉक, हेनोई, हुगली, बेटम, बटाविया, मलक्का। बेटम, बटाविया है ना, मलक्का, बैंकॉक, हेनोई। सबसे ज़्यादा था केटन। केटन से ज़्यादा था सूरत। चीन की विशाल दीवार। यारकंद, बुखारा। ये ज़मीन ज़मीन से होते थे व्यापार, वो बड़े मार्ग हैं। बुखारा, यारकंद, लाहौर, बदर अब्बास, अलेप्पो, अलेक्सांद्रिया, बसरा, जेद्दा, माचा। ठीक है ना। समुद्री मार्ग, जमीनी मार्ग, बंदरगाह से होने वाले व्यापार की मात्रा। माचा, जेद्दा, अलेक्जेंड्रिया, एलेप्पो। यहाँ पे व्यापार काफ़ी होता था भाई। अरब फारस की खाड़ी। और क्या ये है, चीन की विशाल दीवार। मद्रास, गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम, बटाविया। 7वीं सदी का भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत। मछलीपट्टनम पूर्वी तट, गोवा और सूरत पश्चिमी। आगे चलते हैं। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। अब ये टॉपिक आ रहा है भाई, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में 3 दशक से भी यानी 30 साल। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। युद्धकालीन रूपांतरण। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था है ना।
युद्धकालीन रूपांतरण। जैसा कि आप जानते हैं, पहला विश्व युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। पूछ लेता है वो, बताइए मित्र राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन था, कौन नहीं था। जब देखा ना, मित्र मित्र में आदत तय है ना, तो ब्रिटेन में भी आदत रहे ये मित्र, फ्रांस में भी आदत रहे, रूस में रहे ये ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र। पहला विश्व युद्ध की बात है, मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में पूछ लिया था, बताइए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, महीना पूछ लिया था, अगस्त 1914 में जब शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। जब ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र ने और केंद्रीय शक्तियाँ यानी कि धुरी शक्तियाँ थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 से शुरू हुआ था। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों, रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों, रासायनिक हथियारों का, ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। उन्हें विशाल जलपोतों पर रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, उसके औद्योगिक युग से पहले औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। 90 लाख। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। मृतकों और घायलों में से कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों को मद्देनजर पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ। हथियार फैक्ट्री है भाई, ये परमाणु बम में शायद ये भाई तगड़ो राग पानी है, ये तो पूरे संसार को नष्ट कर दे। तो एक हथियार है, बम में एक जगह क्यों धर रहा, क्या एक फट जाए तो सब फट जाए ना, कुछ ना कुछ सिस्टम कर रखा होगा यार। ब्रिटेन का ये शायद ये उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया को सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संकट उड़ गया। अब ये देश एक दूसरे से बदल लेने में उतारू थे। इस युद्ध के बीच ब्रिटेन की अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हुआ। फैक्ट्री में काम करते मजदूर, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है भाई। महिला भी है इनमें, हाँ महिला ही है ज़्यादातर।
युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन की अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व तथा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध में जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। ठीक है ना। युद्धोत्तर सुधार का मतलब है यानी कि युद्ध के बाद में जो सुधार हुए उनके बारे में। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा ब्रिटेन को। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब भाई पकड़ ढीली हो गई अब ब्रिटेन की। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। अलग युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे। इसका परिणाम यह होगा कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। अब ये एक युद्ध ने काया पलट दी इसकी। सब देशों पर राज करता था, अब ये कर्ज तले जब दब गया। युद्ध ऐसी चीज़ होती है। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन, रोजगारों में भारी इजाफा हुआ। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी। युद्ध संबंधी व्यय में, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। कोई बात नहीं, तो चारों के पास तो था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई। बहुत सारी कृषि आर्थिक अर्थव्यवस्था भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादों की हालत पर भी विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। कौन? पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व के बाजार में गेहूं की अति खपत पैदा हो गए। यहाँ से दोबारा देखते हैं। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गया। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे।
इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों की स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। भारत और जापान में युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। 16 युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए। अमेरिका से इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। जमकर कर्जे लिए। युद्ध के कारण आर्थिक ऊंचाई का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ ऊंचाई शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे। तो युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। पहले वाली अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। 16 युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक ऊंचाई का माहौल पैदा हो गया था। ऊंचाई क्योंकि मांग, उत्पादन, रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ ऊंचाई शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उसकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुआ। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। पूर्वी यूरोप। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे संकट में फंस गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही, यह हम पहले ही देख चुके हैं। युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिका अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक के शुरुआती सालों से ही 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहद उत्पाद यानी मास प्रोडक्शन का चलन। बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के विख्यात प्रेरणाते थे। हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के विख्यात प्रेरणाते थे। कौन? हेनरी फोर्ड। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर शिकागो के खाके थे अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बहुत बृहद उत्पादन के विख्यात प्रेरणा थे। उन्होंने शिकागो के बूचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर
डेट्रॉयट के अपने कार कारखाने में ही आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। असेंबली लाइन की तौर पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में ही आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, है ना, खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीन ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। ठीक है ना। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि मामला गड़बड़ा जाता पूरी चैन फेल हो जाती थी। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टीम मॉडल नामक कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। टीम मॉडल नामक कार बनी पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों के असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दोगुना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 में दोगुना वेतन $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी थी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी, उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट है। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। लागत कम करने के लिए इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियर आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु खरीद सकते थे। बेहतर वेतन के चलते वेतन 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुँचा। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। 1919 में कितना था भाई? 20 लाख था। 1929 में यानी कि 10 साल में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी। मतलब यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। वही सिस्टम अब चल रहा है भाई, साप्ताहिक या मासिक। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। कर्जे पर ही की जा रही थी। घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। घरों का निर्माण या खरीदारी भी 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था।
मकानों के निर्माण और घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी वृद्धि होने लगी थी। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संप्रदाय का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए ज़्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। 1923 अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबरने में मदद की। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रही। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया। जब यह आर्थिक संकट आया क्यों था? महामंदी के दौरान एक अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार। 1936 सोजन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन। अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार। यह चित्र लेने वाले डोरोथी लैंग ने इस भूखी माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा और मानो को किसी चुम्बक से खींची में उसकी ओर बढ़ती चल गई। मैंने न तो उसका नाम पूछा, न उसके अतीत के बारे में सवाल किए। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके चाचा, उसके साथ 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियों और उन परिंदों के सारे जिंदा हैं जिन्हें उसके बच्चे मार लाते हैं। वो वहाँ बैठी थी अपनी बच्चों को चिपटाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद करती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। 1960 पॉपुलर फोटोग्राफी फरवरी 1960। लालटेन रखिए। ये कौन है? ये अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार। 1936। अब है आर्थिक मंदी। महामंदी। आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीय उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। औद्योगिक उत्पादनों की तुलना में खेतीय उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे। बताइए महामंदी कब आई थी? 1929। इस महामंदी के कई कारण थे। यह पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रख सकें। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के व्यवहार में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण 1920 के दशक के मध्य में
बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। ठीक है ना। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। मतलब देख मेरी बात, वो क्वेश्चन कैसे देगा बताइए। आर्थिक मंदी के निम्नलिखित में से कारण थे। ये ABCD, AB या C या फिर AD, ऐसे। दूसरा कारण, 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया, लेकिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। आयातित पदार्थों पर इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। औद्योगिक देशों में मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार, सारी जरूरी चीज़ें कुर्क कर ली गई। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काबू हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्ज वसूल न कर पाने, जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवाली हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सकते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनी चौपट हो चुकी थी। यानी कि सबका मामला फिनिश कर दिया भाई। 4000 ज़्यादा बैंक और 1,10,000 कंपनी चौपट हो चुकी थी। 29, 30, 31, 32 3-4 साल में। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उभरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली नहीं थी। बेरोजगारी लाभ के लिए कतार में खड़े लोग। अमेरिका डेरोथी लैंग द्वारा लिए गए चित्र 1938। सोजन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पिट एंड फोटोग्राफ डिवीजन। जब एक बेरोजगारी जनगणना से पता चला कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में स्थानीय प्रशासन की ओर से बेरोजगारों को छोटे छोटे भत्ते दिए जाने लगे। ये लंबी कतारें महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का प्रतीक थी। लंबी कतारें महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का प्रतीक थी।
अबे भारत और महामंदी कुछ रहा थोड़ी है। फैक्ट्री के बाहर कतार में खड़ी टी मॉडल गाड़ियाँ हैं, टी मॉडल गाड़ियाँ। आगे चलते हैं। भारत और महामंदी है। भारत का क्या प्रभाव पड़ा था मंदी पर? यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती। कपकपाहट है ना, पहुंच जाती थी। उससे दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ की कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। विश्व बाजार के लिए बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए। वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फेरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मूल्य न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के कवि ने लिखा था, चलो भाइयों, नकद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीद पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, घर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। पटसन जूट उगाने वालों के विलाप में पटसन की खेती से किसके मुनाफे का चक्र आया है, स्पष्ट करें। उगाने वालों के विलाप पटसन की खेती से किसके मुनाफे का जिक्र आया है, स्पष्ट करें। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्जे में डूब गए। कर्जे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन सूदखोरों के पास गिर भी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। पूरे देश में काश्तकार है ना, दोबारा से पूरे देश में काश्तकार पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए। कर्ज पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन सूदखोरों के पास गिर भी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली।
भारतीय सोने के निर्यात से भी। ठीक है, इस निर्यात से ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में जो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। सोना वो अपना ही था, ये ब्रिटेन के पास गया है जो। 1931 की मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उस समय महात्मा गांधी ने सभी विज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू कर दिया। सिविल नाफरमानी अपने इतना फर्क नहीं पड़ा भाई आर्थिक मंदी का। क्यों भाई, ज़्यादातर गांवों में रहते थे। ठीक है, शहरों में पढ़ा है लेकिन ज़्यादातर गांवों में नहीं, शहरों में पढ़ा था, गांवों में नहीं। क्योंकि गांवों में देखें नाई होते हैं बाल काटने के लिए, ठीक है ना, छोटा मोटा अस्पताल होता है हैं, और जो कमाई होते हैं उसको खा लेते हैं। ठीक है ना, पशुपालन से जीवन यापन हो जाता है, कुछ होती है उसको बेच देते हैं, नहीं तो भूखे तो नहीं मरते ना। बात तो ये आ रही है, ये है। लेकिन और जो जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से संबंधित फसल है, यानी कि जो बेचने के लिए जो फसल को काम में लेते थे और उन पे ही आधारित थे, वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। आई बात समझ में? क्योंकि वहाँ खाने पीने की फसल तो होती नहीं थी और व्यापारिक फसल थी, उनको बेचना पड़ता था। और अब आ गई आर्थिक मंदी तो उनको खाने के लाले पड़ गए। अब ज़्यादा दोगुना भी उत्पादन कर लें तो भी उनको जो उत्पादन किया है उसकी भरपाई नहीं होती थी। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सवेग्या यानी सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं थी। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, यह मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। यह है भाई पर्सन जूट उगाने वालों के बिलाप में पर्सन की खेती से किसके मुनाफे का जिक्र आया है, स्पष्ट करें। उन्नीस सौ इकतीस में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उस समय महात्मा गांधी ने सभी की अवज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी यानी फिक्स थी। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। जूट पटसन बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। कारण हो सकता है वो, बताइए निम्न में कौन सा महामंदी का कारण था। मास प्रोडक्शन का चलन। इसके बाद में बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। ना कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। ठीक, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी दो बड़े खेमों के बीच था। बात आ रही है द्वितीय की, है ना। एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान, इटली थी, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। जब अब इसमें बात इम्पोर्टेंट ये है ना, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें अलग थे धुरी राष्ट्रों में और मित्र राष्ट्रों में, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें अलग थे धुरी राष्ट्रों में और मित्रों में। धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान, इटली, है ना, ये थे। दूसरा खेमा मित्र में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था।
आई बात समझ में? बताइए ध्रुवीय शक्तियों में कौन थे? जर्मनी, जापान, इटली, द्वितीय विश्व युद्ध। और मित्र राष्ट्रों में, मित्र में देखे फ्रांस भी था। प्रथम में भी फ्रांस था, द्वितीय में भी फ्रांस था। फ्रांस, फिर ब्रिटेन, और एक और था दूसरा क्रम मित्र राष्ट्रों। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन थे? जर्मनी, जापान, इटली, है ना। जर्मनी, जापान, इटली ध्रुवीय हैं। जर्मनी, जापान, इटली। और मित्रों में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। सोवियत संघ। 6 साल तक चला युद्ध जमीन, हवा, पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ गया। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ लोग मारे गए थे। इसमें तो 6 करोड़ थे भाई, और उसमें थे 90 लाख। 90 लाख लोग मारे गए थे प्रथम में, द्वितीय में 6 करोड़। यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए, 3% था। अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। वे क्यों मरे थे भाई? यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलीबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने लगा। युद्ध काल में पुनर्निर्माण का काम तो बड़े प्रभावों के साय में आगे बढ़ा। पश्चिम विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर बन चुका था, ठीक है ना, बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उस दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत से ला खड़ा किया था। सोवियत रूस में युद्ध से तबाह से स्टालिनग्राद है। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने तो अहम सबक निकाले। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। रोजगार अस्थिर होंगे तो स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी, श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो।
संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। 2 बार देख लें। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। कब हुआ था? जुलाई 1944 में। न्यू हैम्पशायर। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संस्थान, समझ में नहीं आ रही बात भाई? देखें, ब्रिटेन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल, यही वह स्थान है जहाँ ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। IMF की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। IMF की स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम बोलचाल में विश्व बैंक, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे यहाँ बोलचाल विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान का ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संस्थान भी कहा जाता है। IMF है ना, और विश्व बैंक। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। 1947 में इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। किसी भी फैसले को। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे कि भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपये देने होंगे, यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी।
वीटो, निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। बताइए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में $1 की कीमत कितनी निर्धारित की गई थी? 35 ओस, सोने के बराबर। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही। बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। चर्चा करें। संक्षेप में बताएं कि दो महायुद्धों के बीच जो आर्थिक परिस्थितियां पैदा हुए उनसे अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने क्या सबक सीखे? औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। अब तो इसको पूरा ही करेंगे भाई। उपकरण के आधार पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय उपनिवेश शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय तक चल रहे औपनिवेशिक शासन के कारण अर्थव्यस्त हो चुके थे। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अर्थव्यस्त हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। ये संस्थान आई बात समझ में? क्यों बनाया था IMF और विश्व बैंक? IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। वो उन पर निर्भर नहीं रहा, इस वजह से ध्यान देने लगे विकसित देश। दुनिया के अल्पविकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की घर से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की घर से बाहर निकालने के लिए
उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। भाई ये तो विकसित देशों के हितों को ज़्यादा ध्यान में लेंगे, विकासशील देशों को हित में तोड़ लेंगे। औपनिवेशन के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका, वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। विकासशील देशों को ऐसी समस्या को देखते उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 G77 के रूप में संगठित हो गए। ठीक है ना, G77। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था, आई बात समझ में, NIEO क्या है, यानी कि G77 नियंत्रण में लगा, जिससे उनके विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ये बढ़िया है भाई, क्योंकि अकेले की बात को नहीं सुनी जाती है। जो अकेला कैंडिडेट होता है उसकी बात को नहीं सुना जाता है, लेकिन अगर समूह होता है तो उनके पास अधिकार भी ज़्यादा होते हैं और वो अपनी बात को मनवा भी सकते हैं और उनकी बात को सुना भी जाता है, बेहतर पहुंच मिले। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। और वैश्वीकरण की शुरुआत। ब्रेटन वुड का समापन। ब्रेटन वुड का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। ठीक। सालों के स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता की कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रभाव में ही अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। ब्रेटन वुड का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। सोने की तुलना में अतः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रभाव में ही अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाह में ही अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक है। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे।
अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यवसायी बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थाओं से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी कर्ज न लेने के लिए। औद्योगिक विश्व की बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा। 70 के दशक के मध्य में बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभ वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहाँ वेतन कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समापन हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। औद्योगिक विश्व की बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। दोबारा देख ले। औद्योगिक विश्व की बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा। औद्योगिक विश्व भी 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहाँ वेतन कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था। 1949 की क्रांति के बाद चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949। अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमों के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में बने होते हैं या वहाँ जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और खासतौर से वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है। अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ासतौर से वहाँ कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रभावों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। आई बात समझ में? भारत, चीन और ब्राज़ील देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। नए शब्द। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। विनिमय दर। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्रा को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। किसको? राष्ट्रीय मुद्रा को। मोटे तौर पर विनिमय दर 2 प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। यहाँ पर अस्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या है? जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। जैसे पहले IMF और WTO ने अपनाया या अमेरिका ने अपनाया। जैसे कि $1 की कीमत स्थिर रखी थी सोने के 35 ओंस के बराबर। लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। बताइए स्थिर विनिमय दर का क्या है? स्थिर, अस्थिर है ना। ये पार्ट था भाई, ये हो चुका है। क्वेश्चन देखते हैं।
7वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुनें। बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रचार ने अमेरिकी भूभागों के औपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। उपनिवेशीकरण में निम्नलिखित प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। कॉर्न लॉ कोका। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना, पशुओं में होती है बीमारी। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। कम लागत पर और कम वेतन पर। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रेटन वुड्स समझौते से ही IMF और WTO का निर्माण हुआ था। कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। इस अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखें। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रभावों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें, उनके बारे में संक्षेप में लिखें। महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 और किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें। 19वीं सदी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण हीरा खनन के बारे में और जानकारी इकट्ठी करें। सोना हीरा कंपनियों पर किसका नियंत्रण था। खनिक कौन थे, उनका जीवन कैसा था। परियोजना कार्य। ये पाठ था भाई। नए शुल्क। आयात शुल्क ट्रैफिक, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ देश में आती है, यानी कि सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क है टैरिफ। आयात शुल्क। हवाई अड्डे पर। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। 50 व 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिम यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे, उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रचार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता था। दोबारा देख। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। 50 व 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिम यूरोप में जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे,
उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रचार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता था। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था कि ज़्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी, जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहाँ वे अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं। उन्हें घरेलू उत्पादों के रूप में काम करना पड़ता। दोबारा देख यार, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में गई थी। 50 व 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिम यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे, उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता था। 50 और 60 के दशक की। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का ही हाथ था कि ज़्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी। ज़्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी, जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहाँ वे अपने उत्पाद बेचना चाहती थी। उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। टैरिफ। सच में बताएं कि दो महायुद्धों के बीच जो आर्थिक परिस्थितियां पैदा हुई उनसे अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने क्या सबक सीखे। सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद। रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियाँ। जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। रूस पर जर्मन टुकड़ियाँ। भारतीय व्यापार उपनिवेश वैश्विक व्यवस्था। शनकात के लिए गिरमिटी मजदूरों के क्षेत्र। कोका बागान में काम करते भारतीय गिरमिटी मजदूर। 19वीं सदी का प्रारंभ। कोका नारियल है। नारियल के पेड़ तो नहीं है, तो ये कुछ और होता होगा यार। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते मजदूर। द ग्राफिक 1875। ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों तक आवागमन। द ग्राफिक 1887। लीबिया, यहाँ भूकंप आया है अभी। मोरक्को, लाल सागर, भूमध्य सागर, कैमरून, नाइजीरिया, मध्य कांगो, अंगोला, उत्तरी रोडेशिया, दक्षिण रोडेशिया, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य। ब्रिटिश और फ्रेंच। ब्रिटिश पीला। द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार 1851। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज।
कल्पना कीजिए कि आप आयरलैंड से अमेरिका में आए एक खेत मजदूर हैं। इस बारे में एक पैराग्राफ लिखिए कि आपने यहाँ आने का फैसला क्यों किया। अब आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। जैविक युद्ध। आयरलैंड ने आलू अकाल एलेस्टेयर लंदन न्यूज 1849। भोजन किया था स्पेगेटी और आलू। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।